हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम द हिंदू एनालिसिस 18 जुलाई की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी टॉपिक को। सबसे पहले जैसे कि हम लोग मैपिंग के क्वेश्चन लेते हैं। मैपिंग के क्वेश्चन में यहाँ दो रिवर की बात है, लेकिन हम सिर्फ एक ही रिवर की यहाँ पे बात करेंगे, वो है ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी जो है इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो ब्राह्मणी रिवर जो बनती है वो किससे बनती है? नॉर्थ कोयल और आपका शंख जो रिवर है, जो नीचे से शंख रिवर आती है और कोयल रिवर आती है, उनसे क्या होती है, उनकी कॉन्फ्लुएंस से क्या बनती है, ये आपकी ब्राह्मणी जो है रिवर बनती है। ठीक है, और ये सुंदरगढ़ एरिया में ये क्या होती है, सुंदरगढ़ एरिया में यह की कॉन्फ्लुएंस होती है, जिससे कि यहाँ से बढ़ते हुए ये ब्राह्मणी रिवर जो है ढेंकानाल और उसके बाद जाजपुर और केंद्रपड़ा पे जाके आपके महानदी जो रिवर है उसके साथ मर्ज हो जाती है और वहां से फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके आपका ड्रेन होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो बताया जा रहा है, नीति आयोग ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट में बताया कि 13.5 करोड़ लोग जो हुए वो मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी से जो है बाहर निकले। अब सबसे पहले पुवर्टी के बारे में जानते हैं। पुवर्टी क्या होती है? पुवर्टी अलग अलग तरह की होती है। गरीबी जो होती है अलग अलग तरह से, कोई इकोनॉमिक तौर पे गरीबी हो, कोई सोशल तौर पे गरीबी हो, कोई एजुकेशन के मामले में गरीबी हो। तो इसी को जब हम अलग अलग तरीके की गरीबी कहते हैं, तो उसको अगर एक साथ मिला दे तो वो मल्टी डायमेंशनल, यानी कि अलग अलग डायमेंशन पे हम लोग क्या करते हैं, गरीबी को मापते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे रिपोर्ट देखा जाए तो हमने दो रिपोर्ट को कंपेयर किया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में कंपैरिजन किया गया, जिसमें यह बताया गया, नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को पूरा फाइनल करके अपने बताया है कि भैया जो रिपोर्ट है उसने कहीं ना कहीं 13.5 करोड़ जो है लोगों को जो है मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी से बाहर निकाला है, अपग्रेड किया है। अगर इसमें स्टेट्स की बात की जाए, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ऊपर नंबर पे रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, ठीक है, ये सारे जो है स्टेट्स जो है कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी से बाहर निकले हैं। मतलब इतने भी ज्यादा नहीं, मतलब इंप्रूवमेंट इनके में हुआ है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की बात की जाए, यहाँ पे 3.43 करोड़ किसमें हुआ है, आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट देखा गया है। जो मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी है कितना था, 2015 की अगर बात करें 24.85% था, जो कि अब कितने पे आ गया है, 2019 और 21 की डाटा देखें तो 16 से 14.96% पे ये कहीं ना कहीं जो 14.96% पे आ गया, यानी कि 1424 से लेके कहां पे आ गया है, 14.96, यानी कि लगभग आप कह सकते हो 15% तक पहुंच गया है। जो मल्टी डायमेंशन पुवर्टी है वो अलग अलग पैरामीटर पे हम लोग मेजर करते हैं। तो ये अगर पैरामीटर की बात की जाए, कौन कौन सी पैरामीटर होती है, स्कूल अटेंडेंस होती है, कुकिंग फील्ड होती है, सैनिटरी होती है, ड्रिंकिंग वाटर होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इन सब चीजों पे जो है हम लोग मल्टी डायमेंशन पुवर्टी की बात करते हैं। मल्टी डायमेंशन पुवर्टी को रिलीज जो है बेस होता है वो किस पे बेस होता है? सबसे पहले तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019 और 21 के, उससे क्या होती है, उस पे ये बेस होती है। और इस रिपोर्ट को जो प्रिपेयर करते हैं उसको इसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर जो है किया जाता है। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें 12 पैरामीटर है, जिसमें आपके हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस तरह की कुछ चीजों को जो है इंक्लूड जो है किया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये आर्टिकल जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार है, किस तरह से झारखंड है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, किस तरह से इनमें कमी आई है। जो 2015-16 की बात है और 2019 और 20 की रिपोर्ट के हिसाब से किस तरह से चेंजेस आए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दिल्ली डिस्प्यूट्स सुप्रीम कोर्ट में भी सेंड टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। क्या बताया जा रहा है, ऑर्डिनेंस आया था। ऑर्डिनेंस जो है बता दूं, ऑर्डिनेंस किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा लाया गया था। किस चीज के लिए लाया गया था? सेंटर के द्वारा इसलिए लाया गया था ताकि जो आपकी सर्विस है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो किसके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो मुद्दा है किस पे है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रॉब्लम है वो किस पे होना चाहिए। यानी कि सेंटर कहता है कि हम जो है दिल्ली में कंट्रोल करेंगे, जो हमारी जो पब्लिक सर्विस के अपॉइंटमेंट वगैरह है, यानी कि जो आईएएस आईपीएस की अपॉइंटमेंट वगैरह है वो हम करेंगे। लेकिन यहाँ दिल्ली कहता है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वो कहती है कि हम यहाँ पे जो है अपनी जो है चलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक
कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा चुन के आए हैं, तो हमें लोगों ने पावर दिया है जिससे कि हम अपने पब्लिक सर्विस को हम लोग क्या कर सके, अपॉइंटमेंट कर सके। लेकिन यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट सेंटर से होकर आती है, लेकिन जो काम है, जो काम को डिस्ट्रीब्यूट करना या जिस काम के बारे में बताना, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन करिए। यहाँ पे जो आर्गुमेंट दिया गया है, तो उसमें क्या बताया, दिल्ली क्या कहती है कि ऑर्डिनेंस जो अमेंडमेंट होनी चाहिए, किसके, ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू ही होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनेंस जो है अमेंडमेंट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह, ऑर्डिनेंस रूट की तरह। लेकिन सेंटर क्या कहती है, सेंटर कहती है ऑर्डिनेंस को जो है हम पार्लियामेंट्री सेशन में लेके आएंगे और उसके ऊपर कहीं ना कहीं अब जो है कानून बनाने की बात की जा रही है, और इसके लिए कोर्ट को क्या करना चाहिए, थोड़ी देर वेट करना चाहिए। जो दिल्ली का आर्गूमेंट है वो कहती है स्टेट पब्लिक सर्विस जो है एंट्री 41 के अंदर आती है स्टेट लिस्ट में, जो इसको नहीं लिया जा सकता। लेकिन पार्लियामेंट कह रही है कि हम किसी भी पावर को ओवरराइड कर सकते हैं, वो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की बात हो दिल्ली में। ठीक है, क्योंकि जो अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल 239A के तहत, जिसमें स्पेशल पावर मिला हुआ था दिल्ली को, जिसमें वो होल्ड कर सकती है पावर किस पे, अलग अलग सर्विस पे, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कुछ पावर पे अपनी जो पकड़ है वो बना सकती है। अगर हम स्टेट जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली की बात करें, तो वो क्या कर सकती है, वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे, इन पे कोई कानून नहीं बना सकती। इनको एग्जम्पशन किया गया है आपके स्टेट लेजिस्लेचर से। ठीक है, इनके ऊपर जो कानून है वो किसका बनेगा, वो ऑटोमेटिकली बात है ये सेंटर का बनेगा, और सेंटर का बनना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो है सेंटर जो है, दिल्ली जो है हमारी एक मैन हेड है, एरिया है पूरी इंटरनेशनल चीजों के लिए। तो इसीलिए इस पे जो है जो कानून बनेंगे वो ऑटोमेटिकली बात है भैया, दिल्ली गवर्नमेंट ना बना के आपको अगर सेंटर में हाथ दिया जाए तो ये होगा। लेकिन यहाँ पे जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है कि आप अमेंडमेंट ला रहे हो किसके लिए, जो सर्विस के लिए, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि भैया कि ये सेंटर के हाथ में होने चाहिए या ये स्टेट के हाथ में होने चाहिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा बन गया है। तो इसीलिए जो दिल्ली की ये जो डिस्प्यूट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास ले जाए ताकि वो इस चीज को देखे, समझे और क्या जो डिसीजन लेना है उसके बारे में वो बात करेगी। ठीक है, चलिए अब जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जब उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसके ऊपर सुनवाई कर लेगा, तो फिर हम आगे की बात जो है करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बात की जाए, यूएस इंडिया वर्किंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इजियर फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट और इंडिया जो है दोनों मिलकर क्या करना चाहते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल को क्या करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो कम हो सके। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया जो है मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम मान लें यहाँ की गुजरात जैसे एरिया, गुजरात हो गया आपका, बेंगलुरु हो गया, तो यहाँ से कार्बन की एमिशन ज्यादा होती है, लेकिन इंडिया भी फिर भी लगा हुआ है कि हम इसके एनर्जी के ट्रांजिशन को किस तरह से कम कर सके। वो अलग अलग बायलैटरल रिलेशन के द्वारा क्या कर रहा है, उस रिलेशन को मजबूत करना चाह रहा है और एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ इन्वेस्टमेंट को आसान बनना चाह रहा है। और इसमें एनर्जी जो इन्वेस्टमेंट होने की बात हो रही है, वो प्राइवेट प्लेयर के द्वारा भी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लाने की बात की जा रही है कि कैपिटल, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको कम किया जाए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ाया जाए। अगर एनर्जी ट्रांजिशन बात करें, इसमें एक प्लेटफॉर्म है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, यानी कि JETP। इसके थ्रू क्या करना चाहता है इंडिया, अलग अलग कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये जो है इनमें जुड़ना चाहते हैं और इनके प्राइवेट सेक्टर क्या करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, जिससे कि जो फोसिल फ्यूल है उसको कम कर सके और जो कार्बन की एमिट्स है उसको कहीं ना कहीं कम कर सके, और जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसको भी कर्टेन कर सके। ठीक है, तो ये चीज जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि आप अभी कोल बेस्ड चीजों से एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी या जो भी, अब जो है ये है ट्रांजिशन फेज, यानी कि आपको कोल बेस के साथ साथ धीरे 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 आपको बढ़नी है और करना है आपको कोल बेस्ड चीजों को, और आपको बढ़ाने किन चीजों को है, आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़नी है। तो इसलिए इसको कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि धीरे धीरे आप किस तरफ बढ़ोगे, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ, यानी कि आप नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेस है, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उसका क्या करोगे, यूज करोगे, जिससे कि आपकी एनर्जी जो है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। DRDO प्रपोल्सन सिस्टम फोकस ऑन इंडिया एक्सपेक्टेड 3 मोर स्कॉर्पियन। अभी जैसे आपको पता है फ्रांस और इंडिया की जो है बातचीत हुई है, और यहाँ पे इंडिया और फ्रांस क्या चाहते हैं कि जो है जो DRDO का प्रपोजल सिस्टम है उसका जो फोकस है वो और 3 स्कॉर्पियन जो है वो उसको
बनाने की बात की जा रही है, जिससे कि हमारे जो नेवल ग्रुप है या मझगांव डॉक लिमिटेड है जो मुंबई में है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को क्या किया, साइन किया है, जिससे कि ये एडिशनल स्कॉर्पियो जो है वो बन सके। कब साइन किया? जुलाई 6 को। ठीक है, इसमें जो टेक्निकल फीचर्स है या जो भी पैरामीटर्स है उनको फॉलो किया जाएगा और उसके ब्याज पे इनमें इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप हो गया, किसके बीच में? फ्रेंच और इंडियन के बीच में। और यहाँ पे जो नेवल ग्रुप है उनको इंक्रीज किया जाएगा और साथ ही साथ जो AIP है यानी कि इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को जो है डेवलप किया जाएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, और इंस्टॉलेशन किया जाएगा किसमें? स्कॉर्पियन में इंस्टॉलेशन किया जाएगा। मतलब DRDO को जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो जो 3 स्कॉर्पियन लाएंगे उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि उसकी वैल्यूज को और बढ़ा दिया जाए। देखिए क्यों जरूरी है आज के टाइम पे हमें फोकस इन चीजों पे क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम अगर आपने इंडियन रीजन को, इंडियन ओशन को अगर सेफगार्ड करना है तो आपको कहीं ना कहीं डेटरेंस जो है वो बनाना पड़ेगा। और डेटरेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग रिसर्च है, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च, इन सब में क्या करना पड़ेगा? आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जब तक आपकी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं होगी तब तक क्या होगी? ये चीज नहीं बन सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? US हैंड ओवर 105 एंटिक्स टू इंडिया फॉलोइंग एग्रीमेंट। क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूएस ने क्या किया है, 105 जो एंटिक है इंडिया के लिए उसको क्या किया है, यहाँ पे रिटर्न किया है कि किसको? आपके सॉरी, यूएस ने रिटर्न किया है किसको? इंडिया को, एग्रीमेंट के दौरान। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? जो यहाँ की इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो कहीं ना कहीं यहाँ को इस चीज को दिखाती है, और साथ ही साथ जो यूएस के साथ बायलैटरल रिलेशन है उसको भी इंक्रीज करने की यहाँ पे बात बताया जा रहा है। जैसे कि अगर आप एंटिक वगैरह चीजें जो इलीगल रूप से इंडिया से आपके दूसरे कंट्रीज में चले गए अगर उसको दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आपकी जो बायलैटरल रिलेशन है और जो सॉफ्ट पावर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है। और साथ ही साथ आप दोनों मिलकर किस काम को कर रहे हो? जो इलीगली ट्रांसफर हो रहा है, जो हथियार वगैरह हो गए या फिर आपके एंटिक्स वगैरह हो गए या बहुत ही वैल्यूएबल चीजें जो ट्रांसफर हो रही है इलीगल तरीके से, उसको भी आप किसी तरह से ट्रैफिकिंग को क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है आपके यूएस की जो एग्रीमेंट है उसके लिए भी। और साथ ही साथ इंडिया को भी जो इंडिया का भी इसमें रिस्पांस अच्छा रहा है, क्योंकि इंडिया की अगर बात की जाए यहाँ पे जब जब मोदी जी हमारे क्या किए, विजिट किए हैं यूएस में, तो यहाँ पे अगर बात की जाए 2016 में 16 आर्टिफैक्ट को हैंड ओवर किया था यूएस ने, और 2021 की बात की जाए 157, और 2022 की बात की जाए तो यहाँ 307 एंटिक्स जो है वो लगभग 4 मिलियन जो करोड़ रुपीज है, डॉलर है, उसके उतने रुपए का क्या किया, रिटर्न किया है। और यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनका क्या कहना है कि आई एम हैप्पी अबाउट अमेरिकन गवर्नमेंट टू डिसाइड रिटर्न मोर देन 100 एंटिक दैट वर स्टोलन फ्रॉम अस। दिस एंटिक इज ओरिजिन हैज रीच इंटरनेशनल मार्केट राइट्स रॉन्ग पार्ट बट अमेरिकन डिसीजन रिटर्न टू इंडिया सो इमोशनल बॉन्ड, यानी कि इमोशनल बॉन्ड को कहीं ना कहीं यहाँ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हमारी एक कल्चरल प्रॉपर्टी दिखाती है, एग्रीमेंट दिखाती है, जिसमें कि दोनों ही इंडिया और यूएस जो है दोनों एक तरीके से काम करें, जिससे जो इलीगल ट्रैफिकिंग है उसको किसी तरह से रोका जाए। और यहाँ पे दोनों ही कंट्री, चाहे वो होमलैंड सिक्योरिटी हो या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो, दोनों कंट्री के किस तरह से साथ काम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये कहीं ना कहीं दोनों की रिलेशन को इंक्रीज करती है, दोनों की जो वैल्यूज है बढ़ाती है, दोनों की जो ट्रस्ट है डेवलप करती है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आज के टाइम पे इंपॉर्टेंस रखती है। यानी कि इसकी जो सिग्निफिकेंस अगर बात करेंगे तो हमारी ये सारी चीजें सिग्निफिकेंस में आ जाएगी। अगर हमें देखना चाहिए कि इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, वे फॉरवर्ड होगा कि आपको इस तरह से कैसे और सारी चीजों में क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा डिफेंस सेक्टर में कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, जैसे आपके इंडियन ओशन के रीजन में हो, दोनों की कॉर्पोरेशन है, चाहे वो आपके बायलेटरल रिलेशन हो, तो दोनों ही कंट्री क्या कर रहे हैं, हर चीज में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, जिससे कि दोनों की जो स्ट्रेंथ है, दोनों की जो टाइज है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रही है। और ये दोनों की टाइज क्या कर रहा है, डेटरेंस स्थापित कर रहा है, जिससे कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है आपके इंडियन ओशन को उसको कम भी कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है हाउ आर चीतास फेयरिंग इन इंडिया। देखिए सबसे पहले तो इंडिया में जब चीता लाया गया सितंबर 2022 में, इंडिया में नेमीबिया से आपके 8 चीता लाया गया और साउथ अफ्रीका से 12 चीता को क्या किया, लाया गया,
लेकिन वहाँ से तब से अगर देखा जाए तो इन चीता की क्या हो रही है, लगातार डेथ होती जा रही है। अभी अगर रिसेंट में देखा जाए 2 चीता, एक सूर्या और दूसरा तेजस की जो है डेथ होते हुए नजर आया। सूर्या अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ था, यानी कि 16 तारीख को हुआ था। उससे पहले आपके 2 दिन पहले ही तेजस की जो है उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि इन्फेक्शन के कारण जो है डेथ हो रही है। अब देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, क्या इन्फेक्शन को रोकना चाहिए या किस तरह से काम करना चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को हेल्पफुल बना सकते हो ताकि ये जो चीता की डेथ हो रही है उसको क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। ठीक है, इसके लिए आप किस तरह के मेडिकल प्रैक्टिशनर का यूज कर रहे हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा क्या जो चीता है वो सर्वाइवल, जो इनकी कंडीशन है, सर्वाइवल कंडीशन है, क्या ये सुटेबल है। क्या आपने जो इन चीज़ों को लेके आए हो दूसरे एरिया से, क्या यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड मिल रहा है। अगर इस आर्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड हो रहा है, जिसके इनका ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है इनकी जो डिजीजेस, क्या वो इस इन्वायरमेंट में डिजीज फ्री रह पा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी देखने की बात बताई जा रही है। अगर हम बात करें जो ये डेथ हुए हैं 2 चीता को, तो क्या हम इन चीता से आगे समझ सकते हैं कि आगे किस तरह से जो है हमें पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आगे किस तरह से काम करना पड़ेगा जिससे कि इनकी जो चीजें हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। इसके लिए क्या बनाया गया है, इनको मेडिकल रिव्यू की जरूरत पड़ी है, जिसके कारण से ये बता रहे हैं कि अगर इनको मेडिकल रिव्यू नहीं किया जाए, जो किस वजह से इन्फेक्शन जो है बार बार हो रहा है। अगर आप देखें तो जो पहली बॉर्न हुआ था इंडिया में, वो भी कहीं ना कहीं हीट और नॉरिशमेंट से कहीं ना कहीं डेथ हो गए थे। ठीक है, और साथ ही साथ एक अडल्ट फीमेल डक्स जो कि इंजर्ड हुई थी स्क्रीमिंग से एमोंग एनिमल सेम मंथ, उसी मंथ में ही। अगर बात की जाए 2 और एनिमल जैसे सासा और उदय जो कि डाइड हुए थे फेब और अप्रैल में। ठीक है, वो भी आपके रिनल इन्फेक्शन और कार्डियोवेस्कुलर इन्फेक्शन प्रॉब्लम से, यानी कि देखा जा रहा है तो यहाँ पे कहीं कि मेडिकल जो इक्विपमेंट है, मेडिकल जो रिव्यू है वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, इनकी चेकअप वगैरह ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। ये कंडीशन, इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, इनके लिए कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि ये क्या कर सके, यहाँ पे सर्वाइव कर सके। अगर जैसे बात की जाए, यहाँ पे बताया गया जो यहाँ पे आपके सूर्य जो की डेथ हुआ था लास्ट वीक में कुनो नेशनल पार्क में, इनको जब बात किया गया तो इनके इन्फेक्शन हुआ था और इन्फेक्शन की वजह से मैगोट हो गया था। और जो लार्वा है मैगोट का, या मैगोट है या लार्वा है, ये क्या था, उनके जो रेडियो कोलार है उसमें कहीं ना कहीं लगा हुआ था, जिससे कि ये पता लगा कि वो जो लार्वा है वो उसने क्या किया, इनको डेथ किया है उसके वजह से। और एक और जो डेथ हुआ था चीता की, जिसमें कि चीता एक फीमेल जो चीता थी उसके साथ जो फाइटिंग करते हुए यानी लड़ते हुए वहां पे डेथ हो गया था। उसका भी बताया जा रहा है कि वो जो डेथ हुआ था एक्चुअली फाइटिंग की वजह से नहीं हुआ था, एक्चुअली वहां पे भी इन्फेक्शन के कारण से ही हुआ था। अगर हम बात करें हमारी फॉर वन इट वॉज द मिस्टेक हैव टू ऑल 20 चीता इन कूनो नेशनल पार्क, यानी कि हमने जो सारे चीता डाले हैं वो कहीं ना कहीं कूनो नेशनल पार्क में ही डाले। तो हमें कहीं ना कहीं इनको अलग अलग थोड़ी डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, एक बड़े डिस्टेंस में रखनी पड़ेगी ताकि इनको जो है बेटर एडेप्टेबिलिटी जो है वो हमें पता लगे। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अगर कूनो नेशनल पार्क में ही सारी प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 20 चीता लाए तो कम से कम 5-5 चीता को क्या करना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिससे कि इनकी कैपेबिलिटी और जो इनकी साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट है, वो जो प्रॉब्लम आ रही है उनको कहीं ना कहीं हम टैकल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो टाइगर्स और लेपर्ड की अगर संख्या की मृत्यु की बात करें तो इन मामलों में क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क की क्या इंपॉर्टेंस रही है, कूनो नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंस ये रही है कि यहाँ पे जो इनके प्रीडेटर्स वगैरह है, इनको जो खाना वगैरह है वो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो लॉयंस या लेपर्ड है उनके साथ जो चीता का कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसी की वजह से हमने क्या किया, कूनो नेशनल पार्क में क्या किया, इसको इंक्लूड किया। लेकिन अगर हम अभी भी हम लोग दूसरी रिजर्व की बात करें जिसमें गांधी सागर जो रिजर्व है वहां पे इनको भेजने की बात करें, जो कि मध्य प्रदेश में ऑल्सो स्टेब्लिश चीता रिहेबिलिटेशन सेंटर, और वहां पे एक चीता रिहेबिलिटेशन सेंटर भी स्टेब्लिश करने की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये था आज का एनालिसिस। आई होप कि आपको आज का एनालिसिस जो है अच्छा लगा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।